आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आई मूवमेंट्स। ये गाइटन चैप्टर नंबर 52 का पार्ट है। जैसे कि मैं गाइटन का सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ तो स्टार्ट करते हैं। आई मूवमेंट्स कैसे होती हैं, कितनी टाइप की होती हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आई मूवमेंट कितनी टाइप्स की होती हैं, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं और ओकुलोमोटर ऑपरेटर्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, ये डिस्कस करना है। अब आपको पता है कि जैसे भी पूरी बॉडी में कहीं पर भी मूवमेंट होती है, कोई ना कोई मसल इसमें इन्वॉल्व होता है। पूरी बॉडी में कहीं पर भी मूवमेंट हो रही हो तो उसमें कोई ना कोई मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आई के मूवमेंट में जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं? असल में 3 ग्रुप ऑफ द मसल्स होते हैं, 3 ग्रुप ऑफ द मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द आई। वो कौन कौन से हैं? एक ग्रुप होता है लैटरल एंड द मीडियल रेक्टाइल मसल्स। ये क्या करते हैं, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ द आई करवाएंगे। दूसरा ग्रुप होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्रुप ऑफ द रेक्टाइल मसल। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई होगी। इसके बाद तीसरा ग्रुप होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑब्लिक मसल। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रोटेशन करवाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात वाज़ेह होगी कि आई की कितनी तरह की मूवमेंट होती हैं। आई की 3 तरह की मूवमेंट होती हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट एंड रोटेशनल मूवमेंट, जिनको 3 ग्रुप ऑफ द मसल्स करवाते हैं। अब ये मैं आपको बुक से बता रहा हूँ कि ये मसल्स किस तरह अरेंज होते हैं। ये हमारा आई बाल है। तो सारी बातें साइड टू साइड मूवमेंट के लिए मसल्स कहाँ पे अरेंज होने चाहिए? साइड टू साइड। ये है लैटरल एंड मीडियल रेक्टाइल। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो पहला ग्रुप है रेक्टाइल ग्रुप, लैटरल एंड मीडियल रेक्टाइल मसल्स। फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए ये सुपीरियर रेक्टस और ये क्या है, इन्फीरियर रेक्टस। ये वाले मसल्स जो हैं ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करवाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके साथ साथ रोटेशनल मूवमेंट भी होती है। तो ये देखें, ये अगर मैं एक लाइन पास करूँ सेंटर से तो ये सेंटर बनता है इस आई बाल का। लेकिन ये मसल्स कहाँ पे अरेंज है? ओब्लीकली अरेंज है। ये वाले मसल जो आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओब्लीक। ये रोटेशन करवाते हैं। अब इनकी नर्व इनर्वेशन कैसे होती है? इनकी इनर्वेशन होती है 3rd, 4th एंड 6th क्रेनियल नर्व्स। और इन नर्व के न्यूक्लियस ये पड़े होते हैं, ये 3rd, 4th एंड 6th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस इन द ब्रेन स्टेम में पड़े होते हैं। ये नर्व्स आती हैं और इन मसल्स को आके इनर्वेट करती हैं। और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो इनके दरमियान रिलेशन होता है रेसिप्रोकल इनर्वेशन होती है। जैसे आपको पूछ ले कोई कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स एंटागोनिस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये मेनली रेसिप्रोकल इनर्वेशन इनकी होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो नर्व्स आती हैं इनको सप्लाई करने के लिए 3rd, 4th एंड 6th नर्व्स, इसके न्यूक्लियस पड़े होते हैं ब्रेन स्टेम में। और ये नर्व्स आपस में भी कनेक्टेड होती हैं, नर्व फाइबर। 3rd, 4th एंड 6th नर्व बाय द स्ट्रक्चर उसको कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। ये भी आपको मैंने बता दिया। अब मैंने आपको बताना है कि ये जो है ओकुलोमोटर ऑपरेटर्स, ये क्या होता है? अक्सर वाइवा में पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन आ जाता है सीक्यू के ओकुलोमोटर ऑपरेटर्स क्या होता है। अब मैंने बताया था कि 3rd, 4th एंड 6th नर्व जो हैं ये आई बाल के मसल्स को इनर्वेट करती हैं। 3rd नर्व जो होती है ना, क्रेनियल नर्व नंबर 3, इसका नाम होता है ओकुलोमोटर नर्व। अब ओकुलोमोटर नर्व को कॉर्टेक्स से किस तरीके से स्टिमुलेशन मिलती है? इसका न्यूक्लियस पड़ा होता है ब्रेन स्टेम में। जैसे मैंने भी आपको ये ऊपर डायग्राम में दिखाया, ये देखिए 3rd क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस ये पड़ा हुआ है। तो इसको कॉर्टेक्स से किस तरीके से स्टिमुलेशन मिलती है और ये फिर खुद किस तरीके से जाती है और जाके किस तरीके से मसल्स ऑफ द आई को इनर्वेट करती है। तो असल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि असल में ये हमारे पास सारा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स का जो होता है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, इसका होता है विजुअल एरिया। विजुअल एरिया इन द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, वहाँ से सिग्नल अराइज होते हैं। ये देखिए ये सिग्नल अराइज हो रहे हैं। अब यह कि डायरेक्टली आपको पता है कि जो ब्रेन स्टेम में पड़ा होता है क्रेनियल नर्व नंबर 3, जिसको ओकुलोमोटर नर्व कहते हैं, इसका न्यूक्लियस, इसको स्टिमुलेट करना ना ओकुलोमोटर ऑपरेटर्स ने। तो डायरेक्टली इसको कॉर्टेक्स से सिग्नल नहीं स्टिमुलेट करते, बल्कि क्या होता है विजुअल एरिया ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, वहाँ से सिग्नल अराइज होते हैं और ये आके रिले करते हैं 2 लेवल पे। अब ये डायग्राम थोड़ी डिफिकल्ट है, मैंने ये यहाँ पे लेटरल सेक्शन दिखाया आपको ब्रेन स्टेम का सारा। ये देखें कि ये विजुअल एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, यहाँ से सिग्नल निकले और ये सिग्नल 2 जगह पे आके रिले करने। एक तो इन द सुपीरियर कॉलिकुलस, ये है सुपीरियर कॉलिकुलस, आप ये देखिए सुपीरियर कॉलिकुलस। और दूसरे सिग्नल कहाँ पे आके रिले करने? मेनली इन द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन। यहाँ पे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस एंड सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, क्योंकि ये सिग्नल दो जगह पे रिले करें तो ये 2 ट्रैक्स की फॉर्म में आते हैं। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से ऑक्सीपिटो आपने याद रखना है, और जहाँ पे आ रहे हैं कॉलिकुलस से कॉलिकुलर एंड प्रीटेक्टल से टेक्टल, तो इसको कहते हैं ऑक्सीपिटो कॉलिकुलर एंड ऑक्सीपिटो टेक्टल ट्रैक्स। ये ट्रैक्स की फॉर्म में सिग्नल यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से फिर ओकुलोमोटर कंट्रोल सिग्नल निकलते हैं जो जाके ओकुलोमोटर नर्व न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करते हैं। और कुछ सिग्नल जो हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम कंट्रोल सेंटर जो होता है, जिसको कहते हैं वेसिक्युलर न्यूक्लियस, यहाँ से भी निकलते हैं जो जाके इसको मिलते हैं। और ये सिग्नल जो जा रहे होते हैं ब्रेन स्टेम में, जो वेसिक्युलर न्यूक्लियस से निकलते हैं, ये किसके थ्रू जाते हैं? थोड़ा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, जो मैंने भी आपको ऊपर डायग्राम में ये दिखाया था कि ये जो 3rd, 4th एंड 6th नर्व न्यूक्लियस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, इसके थ्रू भी सिग्नल जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो इनर्वेशन होती है और ये सारा था ओकुलोमोटर ऑपरेटर्स। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।